Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज हमारा जो टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एनर्जीज है और यहाँ पे इसमें इसकी डेफिनेशन एंड ट्रेंड्स दिखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है, मीन्स आप उसे प्रोवाइड करते हो, रिक्वायर्ड होती है कि आप किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से, मीन्स कि हमेशा ये कंपल्शन है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जब आप उसके ग्राउंड द स्टेट ऑफ गैशियस एटम और आयन, और इट मस्ट बी अ गैशियस एटम और आयन मीन्स आइसोलेटेड होना चाहिए, मीन्स कि वो सिर्फ एक सिंगल एटम, एक सिंगल होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होना चाहिए, वो कंबाइंड नहीं होना चाहिए। तो उसे आप क्या कहते हो कि वो उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसे फर्स्ट कहते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होता है उसकी वजह से जो उसका इलेक्ट्रॉन की ऊपर होल्ड है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज श्रिंक हो जाता है। साइज श्रिंक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का होल्ड, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाता है। तब जाके जब होल्ड ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब यहाँ पे मोर एनर्जी टू रिमूव ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे ज़्यादा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। अब जबकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्वांटम लीप में आ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी सेम वही बात है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, कम्प्लीटली रिमूव कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसके रिजल्ट में क्या बनते हैं? कैटाइन्स बनते हैं। अब जो एटम्स डिज़ायर होती है कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाए या उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को, हमेशा वो नॉन मेटल्स कराती हैं, जबकि जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं फ्रॉम मेटल्स होते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे +2 चार्ज आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो +1 चार्ज आया। अब ये आपके पास डिफरेंट है ये ग्रुप्स के बने, और यहाँ पे ये आपके पास पीरियड्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर क्या होता जा रहा है, साइज श्रिंक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। इस तरह आप जैसे यूँ जा रहे हैं यूँ भी साइज श्रिंक हो रहा है। अब यहाँ पे हम ट्रेंड्स देखेंगे लॉन्ग पीरियड क्या होते हैं। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होता है मीन्स एक एक शेल इंक्रीज़ होता है, एक एक शेल इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ईजी होता जाता है। इसलिए वहाँ पे डाउन द ग्रुप एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती जाती है। जबकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एक एक इंक्रीज़ होता है, शेल सेम रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो उसके न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मीन्स कि इसके अंदर अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसलिए आप लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, मीन्स ज़्यादा चाहिए होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से इतना ईजी रिमूव नहीं हो रहा। जबकि अब डाउन द ग्रुप जाते हो, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो होल्ड है वो कम होता जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक होती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कराना इजी होता जाता है और कम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको रिलीज़ कराने में। अब जैसे यहाँ पे ट्रेंड इसकी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वही बात है, क्यों डिक्रीज़ करती है? शील्डिंग इफेक्ट जो वो एटम का इंक्रीज़ हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या होना शुरू हो जाती है? कम हो जाती हैं। अब इसलिए ईजियर होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। इस विच एटम हैज़ ग्रेटर शील्ड इफेक्ट? लिथियम और सोडियम। सोडियम ऑब्वियसली, क्योंकि सोडियम के 3 शेल्स हैं जबकि लिथियम के 2।
जबकि आप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हुई सोडियम की, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हुआ। अब जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो रिमेन सेम, लेकिन चार्ज इंक्रीज़ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे गिवन है कि इनमें से आप आइडेंटिफाई करो कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, बोरॉन एंड कार्बन। अब यहाँ बोरॉन जो है वो जाहिर है, या बोरॉन और कार्बन के जब आप देखोगे तो सबसे पहले आप इसकी क्या करोगे, ये पीरियड क्रॉस पीरियड अगर हम बात करें तो एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट हैज़ स्मॉलर आयोनाइजेशन विल बी फर्दर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बोरॉन एंड कार्बन। बोरॉन जो है वो 5 है इसका एटॉमिक नंबर, और कार्बन का 6। इसका मतलब है कि बोरॉन जो है वो थर्ड ग्रुप का मेंबर है, जबकि कार्बन जो है फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब है ये एक पीरियड में बिलोंग करें। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो, बोरॉन पहले आता है, कार्बन बाद में आता है, शेल सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को वहाँ से रिमूव कराना, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफ़िकल्ट हो गया इन कार्बन। सो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो ज़्यादा चाहिए होगी और बोरॉन को कम चाहिए होगी। अब इसलिए हम कहते हैं कि अक्रॉस पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, सो यहाँ पे कार्बन की ज़्यादा होगी। अब डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, जैसे हम लोग अब देखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की। अब पीरियोडिक टेबल जाहिर है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, इसमें देखें ये पीरियड में है या ग्रुप में, नहीं तो आप इसकी आयोनाइजेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। नाइट्रोजन की कितने 7 है, एंड 7 है, आप उसको लिखोगे कि इसमें से कितने हैं इसके इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में, और इस तरह फास्फोरस के आप देखोगे उनके इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एटम स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ फास्फोरस। फास्फोरस क्योंकि फास्फोरस जो है वो, ये आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम की बात करें। अब यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन जो है वो ऊपर है, फास्फोरस नीचे है। नाइट्रोजन का जो साइज़ है वो कम है और फास्फोरस का ज़्यादा है, जिसकी वजह से फास्फोरस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे फास्फोरस की जो है वो कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और यहाँ पे बोरॉन की, कार्बन की जबकि ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी सेल्फ असेसमेंट भी आपने देखनी है, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। अब इसको भी आप या तो पीरियोडिक टेबल से देख लें या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सिलिकॉन। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।